यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल में मोर स्कैटर्ड फॉर्म में कौन है, डीएनए है या आरएनए है। तो आप डायग्राम में देख के कह भी पा रहे हैं कि आरएनए आपको बहुत सारी जगह दिखाई दे रहा है, आरएनए ज्यादा जगह दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कहते हैं आरएनए सेल में ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। फोर कार्बन हो गए। नाइट्रोजन की बात करें तो 1 और 2 नाइट्रोजन, मतलब 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन की ये जो रिंग बनी है, इसी रिंग का नाम दिया जाता है पाइरीमिडीन रिंग। पाइरीमिडीन रिंग कितने कार्बन, 4 में क्लॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबरिंग की गई है। एक बात ये आती है कि जब ये नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ते हैं, मतलब न्यूक्लियोसाइड बनाते टाइम, तो बात आती है ये किस पोजीशन से जुड़ते होंगे। हम जानते हैं नाइट्रोजन बेस जो होता है ये शुगर से जुड़ता है और शुगर फिर फॉस्फेट से जाकर जुड़ेगा, यानी नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ता है, शुगर। बात आती है नाइट्रोजन बेस जब शुगर से जुड़ेंगे तो कहां से जुड़ेंगे, 1 2 3 किस नंबर से जुड़ेंगे। तो एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, जब भी पाइरीमिडीन्स होते हैं तो इसका नंबर 1 जो होता है ये यहाँ पर शुगर के साथ लिंक होगा। तो पाइरीमिडीन में नंबर 1 किसके साथ जुड़ेगा, शुगर के साथ। सेम एज ये भी पाइरीमिडीन है तो इसका नंबर 1 ये शुगर के साथ जुड़ेगा, ये भी पाइरीमिडीन है तो इसका नंबर 1 शुगर के साथ जुड़ेगा। मतलब पाइरीमिडीन में बात फिक्स है कि यहाँ नंबर 1 शुगर के साथ जुड़ेगा, फिर ये शुगर इस तरह से फॉस्फेट के साथ जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, इसमें भी इस तरह से फॉस्फेट के साथ जुड़कर फिर ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। लेकिन इतना याद रखना, नाइट्रोजन का नंबर 1 शुगर के साथ जुड़ता है, किस केस में, पाइरीमिडीन के केस में। क्लियर। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि जो नंबर 1 होता है ये यहाँ पर शुगर के साथ बॉन्डिंग करता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, इस बॉन्ड को भी अब हम डिटेल में समझेंगे। अच्छा, जो बात यहाँ पर समझे, क्लियर। पाइप देख रहे हैं केवल और केवल अमाइनो है, अगर केवल अमाइनो है तो ये एडेनिन है, अगर अमाइनो के साथ एडिशनली ओ लगा दिया जाए, कीटोनिक ग्रुप लगा दिया जाए तो ये ग्वानिन बन जाता है। यानी एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर में आप लोगों को यहाँ पर फंक्शन ग्रुप से ध्यान रखना है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, केवल अमाइनो है तो एडेनिन है, अमाइनो के साथ साथ कीटोनिक ग्रुप लगा है तो ग्वानिन है। तो जुड़े 2 से जुड़े 3 से कहां से, तो हमेशा याद रखना जब प्यूरिन की बात आती है तो प्यूरिन का जो नंबर 9 होता है ये 9 वाला पार्ट यहाँ शुगर के साथ जुड़ेगा। उसमें तो था नंबर 1, एक बार फिर सुन लेना, पाइरीमिडीन में तो होता है नंबर 1, जबकि प्यूरिन में होता है नंबर 9। तो 9 वाला शुगर से फिर ये शुगर वही फॉस्फेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे खबर नंबर नाइट्रोजन 9 ये यहाँ पर शुगर के साथ बॉन्डिंग करता है। एक्स्ट्रा आ गया टी और यहाँ एक्स्ट्रा आ गया यू। ये टी और यू का डिफरेंस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए के अंदर थाइमिन होता है जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। तो कि इस जगह पर यहाँ कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर तो OH दिख रहा है, यहाँ पर OH दिख रहा है, जबकि यहाँ पर H दिख रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन एब्सेंट है, मतलब यहाँ सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि यहाँ सेकंड पोजीशन पर आप देखेंगे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। यानी इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है। ऑक्सीजन की यहाँ पर डेफिशिएंसी है, इसे नाम लिखा गया डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, बाकी तो राइबोज जैसा, तो नाम बन गया डीऑक्सीराइबोज। और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलती है डीएनए में। आरएनए और डीएनए में एक बेसिक डिफरेंस इनके शुगर के बेसिस पर आता है। अच्छा, डीएनए का जो फुल फॉर्म इस शुगर के बेसिस पे दिया गया है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीऑक्सीराइबो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ शुगर डीऑक्सीराइबोज होती है। क्लियर। तो शुगर यहाँ पर कौन कौन सी होती है ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सबसे मेन बात यहाँ पर अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। केमिस्ट्री में तो आपको सिखाया जाएगा कि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको केमिस्ट्री में सिखाई जाती है। लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये मोर रिएक्टिव होगा। और केमिस्ट्री में एक बात और सिखाई जाती है, रिएक्टिव जितना होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है, यानी रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स होती है। यानी ये रिएक्टिव बहुत है, यानी इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ये लेस स्टेबल होता है। अच्छा, लेस स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि रिएक्टिव बहुत है, जल्दी जल्दी रिएक्शन करता है, जल्दी टूटता है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। यानी हम कह सकते हैं आरएनए की स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि उसमें राइबोज शुगर होता है। और राइबोज में ऐसा क्या है जिससे स्टेबिलिटी कम हुई कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था। अब हम डीएनए की बात करें, डीएनए में यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है। हम केवल सेकंड पोजीशन को कंपेयर करेंगे क्योंकि बाकी बातें तो दोनों में सेम ही चल रही है। सेकंड पोजीशन पर यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम कह सकते हैं इसकी रिएक्टिविटी कम है। और अगर रिएक्टिविटी कम है तो स्टेबिलिटी आप ही बताइए क्या होगी। स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं कि वाकई में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे डीएनए मोर स्टेबल होता है। देखो शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ जीएम। जीएम मतलब जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल उसको कहा जाता है जो अगली जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाए, मतलब पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन को बच्चों में ट्रांसफर करने वाला मटेरियल जेनेटिक मटेरियल होगा, जो अगली जनरेशन में अगली पीढ़ी में इन्फॉर्मेशन ले जाएगा। अब जरा आपको सोचो जेनेटिक मटेरियल का स्टेबल होना जरूरी है या नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होगा तभी तो वो इन्फॉर्मेशन अगली जनरेशन में जा पाएगा। अब आप सोचिए डीएनए ज्यादा स्टेबल है या आरएनए। हम जानते हैं डीएनए मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल है या आसानी से टूटता नहीं है, और आसानी से नहीं टूटता तो अगली जनरेशन में इन्फॉर्मेशन आसानी से ले जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं डीएनए जो होता है यही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा, यही मेन जेनेटिक मटेरियल होता है क्योंकि स्टेबल होता है। हाँ, किसी ऑर्गेनिज्म में, बहुत ध्यान सुना, किसी ऑर्गेनिज्म में अगर डीएनए अवेलेबल नहीं है, डीएनए अवेलेबल नहीं है तो वहां पर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। यानी जब तक डीएनए है जेनेटिक मटेरियल हमेशा और हमेशा डीएनए होगा। जैसे एग्जांपल यहां पर लिया, ये बच्चों को समझाने के लिए मैंने सिंपल में बैक्टीरिया की सेल बनाई। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होगा, तो दोनों अवेलेबल है तो दोनों में से जेनेटिक मटेरियल हमेशा डीएनए होगा क्योंकि वो स्टेबल होता है। क्लियर। तो स्टेबिलिटी का ये फायदा होता है किसी से वो प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल बन पाता है। अच्छा, ये आरएनए में कौन सी शुगर होती है ये बात हमने समझी। अच्छा, ये फॉस्फोरिक एसिड है, नाम में लिखा ये एसिड है, और इसी एसिड की वजह से ही डीएनए आरएनए जो होते हैं ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए आरएनए दोनों ही कैसे होते हैं, एसिडिक, वो इस फॉस्फेट की वजह से होते हैं। तो इसी फॉस्फेट की वजह से ड्यू टू फॉस्फेट बोथ डीएनए एंड आरएनए शो एसिडिक प्रॉपर्टी, दोनों ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं फॉस्फेट के कारण। अच्छा, ये जो फॉस्फेट होता है आयनिक फॉर्म में होता है। आयनिक फॉर्म में होता है मतलब हाइड्रोजन हट जाता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पर नेगेटिव आएगा तो डीएनए आरएनए पर भी नेट चार्ज नेगेटिव होता है। तो डीएनए आरएनए बोथ शो है नेगेटिव चार्ज, दोनों ही नेगेटिव चार्ज में लिंकेज 1 to 9 होगी। लेकिन अगर यहाँ प्यूरिन नहीं होता, मान लीजिए इस रिंग को हटा देते और ये केवल पाइरीमिडीन होता, तो पाइरीमिडीन में तो 9 आएगा नहीं क्योंकि सिंगल रिंग है। तो पाइरीमिडीन का जो नंबर 1 होता है इस 1 से कनेक्ट होता है, तो पाइरीमिडीन के केस में 1 to 1 लिंकेज होगी। एक बार फिर ध्यान सुन लीजिएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या तो 1 to 9 बनेगा या 1 to 1 बनेगा, डिपेंड करता है प्यूरिन है या पाइरीमिडीन है। बहुत अच्छे से, प्यूरिन है तो 1 to 9, पाइरीमिडीन है तो 1 to 1। क्लियर। अच्छा, नाइट्रोजन बेस और शुगर कनेक्ट हो गए, दोनों कनेक्ट कर लिए सब। अब यहाँ पर जो इतनी स्ट्रक्चर बनी है इस स्ट्रक्चर का नाम बताइए। इसे मैं न्यूक्लियोसाइड कहूं या न्यूक्लियोटाइड। तो इतनी स्ट्रक्चर जो अभी तक बनाई गई है इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि अभी फॉस्फेट अटैच नहीं हुआ है। अब हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है, और न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो बताइए अब क्या किया जाए, फॉस्फेट जोड़ा जाए। अब यहाँ पर ये फॉस्फेट को अटैच करना है। अब बात आती है फॉस्फेट को कहाँ अटैच करें, 1 2 3 अटैच तो शुगर से होगा, लेकिन कहाँ होगा, तो हमेशा रखना शुगर का जो नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 5 अब इस फॉस्फेट के साथ यहाँ बॉन्डिंग करता है, ये यहाँ बॉन्ड बनता है। अच्छा, यहाँ जो बॉन्ड बना है अब इस बॉन्ड को स्पेशल नाम लिखा जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यहाँ डायस्टेरिक का नंबर करते हैं बच्चे, इस बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ बनता है। अच्छा, जैसे फॉस्फेट अटैच हुआ तो अब ये जो पूरी होल स्ट्रक्चर बनी है इसको नाम दे दिया जाएगा न्यूक्लियोटाइड। यानी फॉस्फेट नहीं था तो न्यूक्लियोसाइड था, फॉस्फेट जुड़ गया तो होल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, न्यूक्लियोटाइड।
आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही है और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी बना देते हैं। तो दोनों ही बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये ना बॉन्डिंग हमेशा यहाँ पर कार्बन से कार्बन दी जाती है, लेकिन यहाँ ये जो अभी बॉन्ड बना इस बॉन्ड को भी कहेंगे तो एक्जेक्टली एस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम भी होता तो एस्टर बॉन्ड ही है, लेकिन बॉन्डिंग हमेशा कार्बन से लेकर कार्बन तक दी जाएगी। अगर हम कार्बन से कार्बन तक चले तो एक एस्टर यहाँ आया और एक एस्टर यहाँ आया। आप ही बताइए बच्चों कितने एस्टर आ गए? दो, और दो एस्टर आ गए तो ये बन गया फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। अच्छा डाई क्यों लिखा? ये जो पूरा होल बॉन्ड बना इसको नाम दिया गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ एस्टर दो आ जाते हैं तो नाम बन गया फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन बेस का रोल है? नहीं, नाइट्रोजन बेस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ साइड में रह जाते हैं। नाइट्रोजन बेस का रोल नहीं है। तो फिर बात आती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस किसके बीच में बने? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हम कहेंगे शुगर, फॉस्फेट एंड शुगर। तो शुगर, फॉस्फेट, शुगर इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसी बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये बच्चों यहाँ न्यूक्लियोटाइड के से चेन बनना चालू हुई। अच्छा ये तो हमने दो न्यूक्लियोटाइड टेस्ट किए, ऐसे हम बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं। आपको सिखाने मतलब इधर तो बन गया 5 एंड इधर बन गया 3 5 3 की पहचान करना बहुत आसान है। कैसे पहचानोगे? फॉस्फेट फ्री 5 OH फ्री 3 क्या पहचान सकते हैं? यस, बहुत इजी वे में हम इनको पहचान सकते हैं। अब सबसे मेन बात फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको बताना कि कहां कितने होंगे। यहां पर बच्चों सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए और सर्कुलर डीएनए। सिंगल स्ट्रैंड में तो अभी मैंने आपको बताया कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काउंट करना है तो n-1 से करेंगे। जितने नाइट्रोजन बेस से एक कम कर लो। जैसे ये स्ट्रक्चर आपके सामने नाइट्रोजन बेस अगर 3 है तो फॉस्फोडाइस्टर 1 और 1 2 मतलब 2 बन जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए हो, जैसे डबल स्ट्रैंड हो गया, अब इसमें बताना नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस 1 2 3 4 नाइट्रोजन बेस है और फॉस्फोडाइस्टर एक इधर है और एक इधर 2 ही है, मतलब कितने कम हो गए? 2 कम। तो यहाँ n-2 से बताएंगे। एक बार फिर सुनना, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में n-1 से इंडिकेट करेंगे और डबल स्ट्रैंड में n-2। ऐसे समझ सकते हो, एक कम इस स्ट्रैंड में होगा तो एक कम इसमें भी तो होगा, तो 2 कम हो जाएंगे n-2 से। लेकिन सर्कुलर डीएनए है तो उसमें हम सिंपल n से बता देंगे। जितने नाइट्रोजन बेस होंगे उतने ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि सर्कुलर में क्या होता है कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये जो शुगर फिर फॉस्फेट से जुड़ेगा, जब ये शुगर यहाँ पर इस फॉस्फेट से यहाँ पर जुड़ेगा तो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और बन जाएगा। यानी 3 नाइट्रोजन बेस होंगे तो 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएंगे। तो सर्कुलर डीएनए में ये इक्वल टू n चलता है। ठीक है, यहाँ ग्वानिन लिया तो यहाँ नाम बन जाएगा ग्वानो साइन, लास्ट में साइन जोड़ देंगे और इधर बन जाएगा ग्वानिलिक एसिड, यहाँ नाम बन जाएगा ग्वानिलिक एसिड। इसी तरह से यहाँ लिया साइटोसिन। अब ध्यान सुनना, साइटोसिन लास्ट में साइन लगा है लेकिन फिर भी नाइट्रोजन बेस है। यही स्पेशल पॉइंट मैं आपको कहता हूँ, इसको ध्यान रखना, गड़बड़ करता है। साइटोसिन लिखा है तो वो न्यूक्लियोसाइड नहीं होता, वो नाइट्रोजन बेस होता है, क्योंकि साइटोसिन पाइरिमिडीन है और इसकी नेमिंग में क्या लेंगे हम? डाइन। जैसे यहाँ पे बन जाएगा साइटिडाइन, लास्ट में से डाइन लगा देंगे, क्लियर। और यहाँ बन जाएगा वही सेम आइलिक एसिड जोड़ देंगे, साइटिडाइलिक एसिड। अगर हम बच्चों राइबो शुगर जोड़ रहे हैं यानी आरएनए की बातें कर रहे हैं तो आरएनए में एडेनिन आ गया, ग्वानिन आ गया, साइटोसिन आ गया, अगला यूरेसिल, और यूरेसिल है तो यहाँ पे बन जाएगा यूरिडीन और यहाँ बन जाएगा यूरिडाइलिक एसिड। अब यहाँ देखो, अगर साइन लगा है या अगर डाइन लगा है, साइन लगा है या डाइन लगा है तो न्यूक्लियोसाइड है, और लास्ट में अगर आइलिक एसिड लगा है, हर जगह देखो आइलिक एसिड लगा है तो ये न्यूक्लियोटाइड है। पहचानने का सिंपल तरीका सी एडिनोसाइन, यहाँ पर भी डीऑक्सी लास्ट में वही आइलिक एसिड तो ये बन गया डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ऐसे पूछा जाए एडिनाइलिक एसिड मतलब वो आरएनए हो गया और डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड है तो डीएनए हो गया, ये डिफरेंस हो गया। यहाँ देखो हर जगह बस डीऑक्सी जोड़ दिया जाएगा। सेकंड एग्जांपल, यहाँ लिया ग्वानिन एक, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि एडिनोसाइन एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, शॉर्ट में कहें तो एएमपी, ये एएमपी हो गया। यहाँ तक का नाम एडिनोसाइन एक फॉस्फेट इसलिए मोनोफॉस्फेट कह दिया, क्लियर। अच्छा यहाँ एक फॉस्फेट और जोड़ देता तो डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट और जोड़ देता तो ट्राइफॉस्फेट, जैसे ये स्ट्रक्चर आपके सामने। अब इसका नाम आप दीजिए, यहाँ तक का नाम बोला तो यहाँ तक का एडिनोसाइन कितने फॉस्फेट हो गए? 3, तो एडिनोसाइन 3 फॉस्फेट तो ट्राइफॉस्फेट, इसी को हम कहेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और शॉर्ट में इसको लिख दिया जाता है एटीपी। ये एएमपी है, 2 होते तो एडीपी होता, 3 है इसलिए इसको एटीपी कह देते हैं। एटीपी बड़ा फेमस मॉलिक्यूल है, बायोलॉजी में कई जगह इसका यूज किया जाता है। तो जैसे एटीपी आता है, एटीपी का मतलब यही बच्चों को एटीपी होता है। अब क्वेश्चन मेरा, क्या एटीपी में शुगर होती है? यस होती है, और एटीपी में शुगर राइबोस होते हैं। जब नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि एटीपी में शुगर होती है तो बच्चे कहते हैं एटीपी में शुगर क्या करी? अरे होती है, और यहाँ शुगर 5 कार्बन वाली राइबोस शुगर होती है। अब मैं यहाँ पर ए के बजाय इसके बजाय मैं यहाँ जी लिख देता, बाकी सब वही रहता, जी लिख देता, तो अब ये क्या बन जाता? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये एटीपी, तो ये क्या बन जाता है? एक नाम, यहाँ तक का नाम डीऑक्सी एडिनोसाइन, एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट, शॉर्ट में कहें तो डीएमपी हो गया, डीएमपी हो गया। अच्छा यहाँ पे 2 फॉस्फेट, अच्छा डी को लगा दिया क्योंकि शुगर डीऑक्सी राइबोस है। अगर एएमपी लिखा है तो राइबो शुगर होगी, डीएमपी लिखा है मतलब वो डीऑक्सी राइबो शुगर होगी। एक मॉलिक्यूल और आपके सामने यहाँ लिखा, इस बार यहाँ पर 3 फॉस्फेट है तो ये लेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन, 3 फॉस्फेट इसका मतलब ट्राइफॉस्फेट, शॉर्ट में लिखे तो डीएटीपी। अच्छा एटीपी और डीएटीपी डिफरेंस समझ में आ रहा है? एटीपी ये आरएनए के अंदर होगी और डीएटीपी डीएनए में हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर जी लिख देता तो अब ये बन जाता डीजीटीपी, अगर यहाँ सी लिख देता तो डीसीटीपी। फॉस्फेट के कारण ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्लियर। तो फिर बात आती है, अच्छा उन्होंने तो न्यूक्लियन नाम दिया था, मिशर साहब ने तो न्यूक्लियन नाम दिया था, तो बात आती है फिर ये डीएनए वर्ड किसने यूज किया? तो डीएनए टर्म सबसे पहले यूज करने वाले साइंटिस्ट थे जैकरिस। जैकरिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये डीएनए टर्म यूज की थी, क्लियर। अगर हम डीएनए की बात करें कि डीएनए पर चार्ज कौन सा होता है तो आप जानते हैं डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज डीएनए पर फॉस्फेट की वजह से आता है, तो फॉस्फेट की वजह से ही डीएनए पर जो चार्ज आता है ये नेगेटिव होते हैं। ये बातें हम पहले भी समझ चुके हैं। पैटर्न कुछ इस तरह से बनाया था, मतलब इन्होंने डीएनए का एक एक्स रे पिक्चर तैयार किया और ये एक्स रे पिक्चर कुछ ऐसा बना था। विल्किंसन फ्रैंकलिन ने टेक्निक का यूज करके डीएनए के एक्स रे फिल्म तो बना ली, एक्स रे फिल्म तो बना ली, लेकिन ये फिल्म में ये डॉट, ये स्पॉट क्या कहना चाहते हैं ये बात विल्किंसन फ्रैंकलिन प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाए थे। हाँ इन्होंने कुछ छोटी मोटी बातें कही भी थी लेकिन उनमें इन्हें काफी मिस्टेक भी की थी, मतलब प्रॉपर तरीके से ये डीएनए के स्ट्रक्चर को नहीं समझा पाए थे। टेक्निकली इनका काम बहुत अच्छा था, टेक्निकल काम बहुत बढ़िया था, पिक्चर बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पा रहे थे। बात आती है फिर इस पिक्चर को प्रॉपर तरीके से किसने समझाया, और इसी चीज को फिर आगे समझाने के लिए 2 साइंटिस्ट आते हैं, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी की जो पिक्चर थी उस पिक्चर को प्रॉपर तरीके से स्टडी किया, उसमें अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद कहा कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होगी ये डबल हेलिक्स होगी, और इसी बेसिस पे उन्होंने मॉडल दिया डबल हेलिक्स मॉडल। ये डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में दिया गया था, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। तो डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया 1953 में। ये बच्चों वाटसन है और ये क्रिक है, इन दोनों ने मिलकर ये स्ट्रक्चर समझाने का काम किया था। अच्छा ये जो मॉडल है 1953 में आया था, ये मॉडल बहुत फेमस हुआ, उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे सभी इस मॉडल को लेकर एग्री भी हुए थे। तो इस मॉडल के लिए फिर नोबेल प्राइज बनता है। ये नोबेल प्राइज दिया गया था वाटसन को, क्रिक को एंड विल्किंस को, 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में। तो 1962 में फाइनली नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज में एक बात आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पर वाटसन है, क्रिक है, विल्किंस है, लेकिन फ्रैंकलिन का नाम नहीं है। यहाँ पर फ्रैंकलिन का नाम नहीं है। बात आती है फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला? उस टाइम नोबेल प्राइज देने का क्राइटेरिया ये था कि नोबेल प्राइज उसी को मिलेगा जो लिविंग है। जब तक बच्चों 1962 का टाइम आया था तब तक तो फ्रैंकलिन ऊपर जा चुकी थी, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी, और जब डेथ हो गई तो इसलिए उनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। नोबेल प्राइज 1953 में जाके
1953 में जाकर इसकी स्ट्रक्चर समझ में आई। यानी कई सालों तक साइंटिस्ट लोग डीएनए की स्ट्रक्चर समझ नहीं पाए। इतने ड्यूरेशन तक साइंटिस्ट लोग समझ नहीं पाए कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है। बात आती है साइंटिस्ट लोग ये पिक्चर क्यों नहीं समझा पाए, डीएनए की स्ट्रक्चर क्यों नहीं समझा पाए। क्लियर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर वेरी लॉन्ग पीरियड तक क्यों ये इल्यूसिव रही, क्यों ये छिपी हुई रही, इसके बारे में साइंटिस्ट लोग क्यों नहीं समझा पाए। इसके लिए आपके एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। इसके पीछे आंसर देती है ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से ही डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने में इतना टाइम लगा। उस टाइम पर प्रॉब्लम ये थी 1869, 70, 80, 90 उस टाइम की बात ये थी कि इतनी अच्छी वहां पर टेक्निक्स नहीं थी, बढ़िया क्वालिटी के माइक्रोस्कोप नहीं थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थे, और भी कई सारी टेक्निकल लिमिटेशन थी। और उन्हीं टेक्निक की कमी की वजह से डीएनए की स्ट्रक्चर उस टाइम प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाए। जब बच्चों 1950 के आसपास का टाइम आया तो उस टाइम बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई, तो फिर डीएनए की स्ट्रक्चर समझना बहुत आसान हुआ। और 1953 में आप देख रहे हैं ये मॉडल दिया गया। तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि डीएनए की स्ट्रक्चर समझने में इतना टाइम क्यों लगा, तो क्या आंसर देंगे आप? ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से ये सब प्रॉब्लम आई थी। डबल चेन 2 है और 2 चेन है, मतलब ये डबल स्टैंड होता है। तो क्यों इसको डबल स्टैंड कहते समझ में आया? क्योंकि यहाँ चेन्स के नंबर 2 है, इसलिए इसको नाम दिया गया डबल स्टैंड। अब इन डबल स्टैंड में एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर OH है, यहाँ देख रहे हैं OH है और इधर फॉस्फेट है। लास्ट क्लास में हमने सीखा भी था कि जहां फॉस्फेट फ्री होता है उस एंड का नाम 5 डैश और जहां OH फ्री होता है उसका नाम 3 डैश। मतलब मैं लिख सकता हूं कि यहां पर इस साइड में आ जाएगा 5 डैश और यहां आ जाएगा 3 डैश, मतलब इधर 5 डैश होगा इधर 3 डैश होगा। सिमिलरली यहां पर OH है मतलब ये 3 डैश है और यहां फॉस्फेट है मतलब ये 5 डैश है। अब हम डायरेक्शन निकाले, यहां पर जब डायरेक्शन निकालोगे तो 5 to 3 की डायरेक्शन ये चल रही है, यहां पर 5 to 3 की डायरेक्शन ये है, और इसमें अगर 5 to 3 की डायरेक्शन निकालोगे तो ये कुछ ऐसी है। मतलब दोनों में ये डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम कहेंगे डीएनए एंटी पैरेलल होता है, यानी दोनों स्टैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है क्योंकि दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, दोनों में डायरेक्शन ऐसे सेम होती, मान लीजिए सेम डायरेक्शन होती तो हम पैरेलल कहते, क्या बुराई उसमें, लेकिन यहां पर डायरेक्शन दोनों में अपोजिट थी इसलिए इसको नाम दिया गया कि दोनों स्टैंड एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती है। अब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन बनता है कि डीएनए की ये स्टैंड हो गई, ये स्टैंड हो गई, ये दो स्टैंड हो गई। अब बात आती है स्टैंड को आपस में चिपकाए किसे, चिपकाना भी तो जरूरी है। तो इन दोनों स्टैंड को यहाँ बीच में चिपकाने के लिए यहाँ बीच में कुछ स्पेशल बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं। बात आती है दोनों स्टैंड को कौन से बॉन्ड से जोड़ा जाए, तो दोनों स्टैंड को आपस में चिपकाने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स काम आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की खास बात ये होती है कि ये यहाँ पर A हमेशा T के साथ पेयरिंग करेगा और G हमेशा C के साथ पेयरिंग करेगा। बिल्कुल फिक्स है, A हमेशा T के साथ और G हमेशा C के साथ पेयरिंग करता है। और यहाँ पर इनके बीच में A और T में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। जैसे आप डायग्राम में देखोगे तो ये A T के साथ जुड़ेगा और G C के साथ जुड़ेगा। अब इनके बीच में यहाँ पर ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो रेड कलर से बना रखे हैं। ये जो बॉन्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम स्पेशली नाम दे सकते हैं कि यही बॉन्ड यहाँ पर कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का काम यही है दोनों स्टैंड को आपस में ज्वाइन करना। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड में भी फिक्स है, A हमेशा T के साथ जुड़ रहा है और कितने बॉन्ड आप दिख रहे हैं? 2। तो A और T में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरह से G हमेशा C के साथ पेयरिंग करता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है और इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, A और T में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, G एंड C में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर A T से ही क्यों जुड़ता है और G C से ही क्यों जुड़ता है और इसमें डबल और इसमें ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों बनते हैं? तो इसका सिंपल आंसर हम दे सकते हैं ड्यू टू स्ट्रक्चर। एडेनिन की स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन है कि वो थाइमिन के साथ ही पेयरिंग करेगा, A हमेशा T के साथ ही पेयरिंग करेगा। ये स्ट्रक्चर की वजह से होता है और इसी स्ट्रक्चर की वजह से ही यहाँ पर इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ G हमेशा C से ही क्यों पेयरिंग करता है? आप आंसर दीजिए। तो G हमेशा C से क्यों पेयरिंग करता है? आंसर हम देंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर की वजह से होता है। G की स्ट्रक्चर ऐसी है, किसी के साथ ही पेयरिंग कर पाता है, ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर की वजह से ही इनमें यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों स्टैंड को आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच किया जाता है। क्लियर? तो ये पॉइंट आप अच्छे से रखना। दोनों स्टैंड की बात करें तो दोनों स्टैंड एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि A है तो सामने हमेशा T आएगा और G है तो सामने हमेशा C आएगा। तो A के सामने T आता है, G के सामने C आता है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। अगर मैं डीएनए की एक स्टैंड यहाँ पर लूँ, ये स्टैंड ली, इस स्टैंड के अंदर यहाँ पर मैंने लिख दिया G, यहाँ लिख दिया C, यहाँ लिख दिया T और मैंने कहा दूसरी स्टैंड आप लिखो, तो आप बड़ी इजीली आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम दूसरी स्टैंड लिखेंगे तो G के सामने आ जाएगा C, C के सामने आ जाएगा G, T के सामने आ जाएगा A। तो एक स्टैंड देख के हम दूसरी स्टैंड लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों स्टैंड बनेगी एक दूसरे की क्या कहलाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री। तो G का कॉम्प्लीमेंट्री C होगा, T का कॉम्प्लीमेंट्री A होगा। तो बात आती है फिर सिमिलर किसको कहा जाए? बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सिमिलर में। अगर मैं इस स्टैंड में यहाँ पर लिख देता GCT और सामने भी अगर मैं GCT लिख देता, दोनों में अगर सेम सेम लिखता तो इन दोनों को मिला के कहा जाता है सिमिलर। कुछ समझ में आया? इन दोनों को मिला के हम सिमिलर कहेंगे क्योंकि G के सामने G है तो उसको हम सिमिलर कहेंगे। तो सिमिलर और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस होता आना चाहिए? G के सामने C है तो कॉम्प्लीमेंट्री और G के सामने G होता तो सिमिलर। अब यहाँ डायग्राम में आप देखो, A के सामने T है, G के सामने C है, तो आप ही बताओ इन्हें सिमिलर कहना चाहिए या कॉम्प्लीमेंट्री? आप बड़ी इजीली कह सकते हो कि ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एग्जाम में एक लाइन बड़ी इजीली पूछी जाती है, पूछा जाता है कि डीएनए की दोनों स्टैंड 100% सिमिलर होती है। गलत, क्योंकि 100% सिमिलर नहीं है, ये तो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। सिमिलर तो तब कहते जब यहाँ भी A होता और यहाँ भी A होता तब हम इनको सिमिलर कहते हैं, लेकिन इनको हम सिमिलर नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डीएनए का डायमीटर। अगर हम इस डीएनए में फॉस्फेट से लेकर फॉस्फेट के बीच की डिस्टेंस निकालें, फॉस्फेट से फॉस्फेट के बीच की डिस्टेंस, तो ये कहलाता है इसका डायमीटर। यानी फॉस्फेट से फॉस्फेट के बीच की डिस्टेंस इसकी डायमीटर होती है और ये फिक्स होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए का डायमीटर कितने का होता है? तो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। अच्छा, ये एप्रोक्सीमेटली 20 होता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, एप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक बात आती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमीटर यहाँ कितना है तो आपने कह दिया 20 एंगस्ट्रॉम। मैं पूछता डायमीटर यहाँ कितना ऊपर, तो वहां पे भी 20 होगा, यहाँ बीच में पूछता तो 20 होगा। मतलब हर जगह डायमीटर फिक्स रहता है, 20 रहता है। बात आती है डायमीटर हर जगह यूनिफॉर्म सेम ही क्यों चलता है? तो उसका बड़ा सिंपल आंसर होता है कि एक प्यूरिन दूसरे पाइरिमिडिन के साथ जुड़ा है। प्यूरिन के पाइरिमिडिन के साथ जुड़ने की वजह से ही यहाँ डायमीटर यूनिफॉर्म होता है। अगर सोचिए प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ता, ऐसा होता नहीं है, सिखाने के लिए, प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ता, पाइरिमिडिन पाइरिमिडिन से जुड़ता तो क्या होता है? अगर हम देखें, मान लीजिए बच्चों ये मैंने लिखा प्यूरिन को शॉर्ट में PU, यहाँ लिखा PU मतलब प्यूरिन। जैसे ये तो ले लिया यहाँ पर एडेनिन और ये यहाँ पर ले लिया ग्वानिन। अगर प्यूरिन को प्यूरिन से जोड़ते और पाइरिमिडिन को पाइरिमिडिन से जोड़ते तो क्या होता? सीखिएगा। प्यूरिन बताइए सिंगल रिंग वाला या डबल रिंग वाला? तो हमने पहले सीखा भी है कि प्यूरिन में हमेशा 2 रिंग होती है। सिखाने के लिए मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे ये बना दिया कि ये बच्चों यहाँ पर ऐसी 2 रिंग है, ये भी प्यूरिन है तो इसमें यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भी आपके सामने बना दी कि ये 2 रिंग है। अब बताओ टोटल रिंग काउंट करो, 1 2 3 4, टोटल रिंग 4 हो गई। मतलब यहाँ डायमीटर सपोज करिए इतना कुछ आया, प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ा 4 रिंग मिली, डायमीटर कुछ ऐसा आया। अगर पाइरिमिडिन पाइरिमिडिन से जुड़ता, पाइरिमिडिन पाइरिमिडिन से जुड़ता, मतलब यहाँ पर ये C अगर ये T से जुड़ता, तो पाइरिमिडिन में यहाँ होती है सिंगल रिंग और यहाँ पर भी होती है सिंगल रिंग, तो डायमीटर हो जाता इतना सा। मतलब यहाँ डायमीटर हो गया ज्यादा और यहाँ डायमीटर हो गया कम, तो कहीं डायमीटर ज्यादा होता, कहीं डायमीटर कम होता।
तो प्यूरिन के प्यूरिन से जुड़ने से, पाइरिमिडिन के पाइरिमिडिन से जुड़ने पर कहीं डायमीटर ज्यादा होता, कहीं डायमीटर कम होता। लेकिन हम कह रहे हैं डायमीटर यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि एक प्यूरिन दूसरे पाइरिमिडिन से जुड़ा है। ध्यान से देखिएगा, एडेनिन आप सभी जानते हैं कि एडेनिन तो होता है प्यूरिन और थाइमिन ये होता है पाइरिमिडिन। एक प्यूरिन दूसरा पाइरिमिडिन। अब प्यूरिन में अगर रिंग बनाई जाए तो यहाँ रिंग की नंबर आ जाती है टोटल 2 और इन बेस पेयर में जितना भी पोलर पार्ट होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पोलर नॉन पोलर। पोलर पार्ट तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब बाकी बची जो रिंग होती है ये कहलाती है नॉन पोलर। इधर भी बाकी बची रिंग नॉन पोलर। इधर के जो पोलर पार्ट थे ढंग से बताना, पोलर पार्ट तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में चले गए और बाकी साइड में लग गया नॉन पोलर। सिमिलरली इधर जितने भी पोलर पार्ट थे वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे और इधर साइड में रह जाएगा नॉन पोलर और ये नॉन पोलर। अब ध्यान दो, इधर का नॉन पोलर इधर का नॉन पोलर कुछ ना कुछ बॉन्डिंग करेंगे और नॉन पोलर के बीच में यहां पर एक स्पेशल बॉन्ड होता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। यहां पर जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनता है और ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एडिशनल स्टेबिलिटी देता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से स्टेक करता है और वो स्टेक कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है और ये भी एडिशनली क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेम एज इधर का बेस पेयर इधर का बेस पेयर दोनों के बीच में यहां पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगी, वो भी एडिशनल स्टेबिलिटी देता है। तो डबल हेलिक्स को स्टेबल करने में पहला तो आता है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर से स्टेक करना। जब बच्चों आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में यही लाइन आपको मिलेगी। बच्चे इस लाइन का मीनिंग नहीं समझ पाते कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से स्टेक करते हैं और कैसे स्टेबिलिटी देते हैं। बहुत सिंपल, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से स्टेक करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन से बॉन्ड से, तो आंसर आएगा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से और ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एडिशनली स्टेबिलिटी देता है। तो अभी तक हमने डबल हेलिक्स के क्या-क्या मेन पॉइंट थे वो सारे पॉइंट हमने समझे। मैं आउटलाइन 80 टाइप वाला डीएनए यूकैरियोट्स में होता है और जीसी टाइप वाला डीएनए प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। अच्छा, ये प्रोकैरियोट्स के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है वो भी जीसी टाइप का होता है क्योंकि उनका डीएनए प्रोकैरियोट से काफी सिमिलरिटी शो करता है। तो बेस रेशियो क्या होता है, कहां क्या है, एक बार फिर समझ लीजिएगा। बेस रेशियो मतलब A+T नॉट A+G, A+T अपॉन G+C इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक स्पीशीज के लिए वैल्यू कांस्टेंट है। क्लियर? अगर किसी डीएनए में 80 ज्यादा हो तो 80 रिच, जीसी ज्यादा हो तो जीसी रिच। 80 रिच में ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा तो मोर देन 1 आएगा और जीसी रिच में लेस देन 1 आएगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, बेस रेशियो जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाएगी एज के साथ चेंज होगा या वही रहेगा? हाँ, एज के साथ बेस रेशियो बच्चों सेम ही रहता है। सेम इसलिए रहेगा क्योंकि चाहे अपनी एज बढ़ती जाए डीएनए तो वैसे ही है और जब डीएनए वैसे ही रहेगा तो एज के साथ ये बेस रेशियो चेंज नहीं होता। अगर मैं अपनी राइट हैंड सेल का बेस रेशियो निकालूं और लेफ्ट हैंड सेल का बेस रेशियो निकालूं, अब बताना सेम आएगा या डिफरेंट? अच्छा, दोनों ही सेल का बेस रेशियो सेम आएगा क्योंकि जो डीएनए इस एंड में है वही डीएनए इस एंड में भी है, तो बेस रेशियो तो सेम आना है। अरे एक पर्सन क्या, जितने भी ह्यूमन है सबके अंदर ये बेस रेशियो लगभग क्या चलता है, कांस्टेंट ही चलता है। तो बेस रेशियो एक स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होता है, एज के साथ ये चेंज नहीं होता। अलग अलग टिश्यू से लिया जाए तब भी बेस रेशियो हमेशा सेम ही मिलेगा। तो बेस रेशियो क्या होता है इसके बारे में हमने सीखा।